guys, welcome to Charter Studies Academy. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऑल्सो और चैप्टर जिसके बेस पे आप काफी कॉस्टिंग का पार्ट समझ सकते हो। इसके पहले हमने किया था कॉस्ट शीट चैप्टर, आपको उस वजह से पढ़ाने का तरीका पता ही होगा। आज के इस लेक्चर में भी हम पहले सारे कंसेप्ट एंड टू एंड जितने भी कंसेप्ट आज तक आईसीए एग्जाम्स में पूछे हुए या आईसीए एमटीपी आरटीपी कहीं पे भी पूछे हुए सारे कंसेप्ट इस वीडियो में कवर होंगे। वंस वी कवर द कंसेप्ट्स, हम इलस्ट्रेशंस को गो थ्रू करेंगे। एक बार हमने इलस्ट्रेशंस को भी गो थ्रू कर लिया, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे एंड देन जो आखिरी के क्वेश्चंस होते हैं मॉड्यूल में वो हो गए आपके होमवर्क एंड ऑल्सो हम ट्राई करेंगे आपको कुछ और भी एमसीक्यूज देने का फॉर होमवर्क पर्पस। सो ये होगा ये वीडियो का फ्लो। अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो कॉस्ट शीट लेक्चर इज ऑलरेडी अपलोडेड and it is one of the best lectures for cost sheet. आपने वो lectures I guess less than 40 minutes का, अगर आपने वो lecture देख लिया तो cost sheet में एक adjustment आपके सारे एडजस्टमेंट करोगे, एक भी एडजस्टमेंट नहीं छूटेगी। I assure you that. सेम आज हम करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के साथ। Let's directly jump into the topic. आपका पहला पेपर होने वाला है, पूरी जान लगा देना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इंटीग्रल, एक है नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल, ये क्या होता है? नॉन इंटीग्रल क्या होता है और इंटीग्रल क्या होता है? सर मुझे ना यही कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि इंटीग्रल में क्या होता है, नॉन इंटीग्रल में क्या होता है। नॉन इंटीग्रल इज बेसिकली आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन होते हैं, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन होते हैं। क्या? जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट इमेजिन देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस है या बहुत बड़ी एक कंपनी है, वो कंपनी में कॉस्टिंग के डिपार्टमेंट अलग होंगे, फाइनेंस के डिपार्टमेंट अलग होंगे, एग्रीड। एक प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट आएंगी, उसके अप्रूवल्स कौन देंगे, इसका डिपार्टमेंट ही अलग होगा एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट ही अलग होगा। तो ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स है इनको दोनों रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन करने होता है, इसलिए ये लोग यूज करते हैं नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। अब अपन चलते हैं कोई छोटे चाय वाले के पास, चाय वाला आजकल छोटा होता नहीं है, पर अपन चलते हैं कोई भी एक छोटे व्यापारी के पास, वो जनरली यूज करता है इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेटेड, मतलब उसके फाइनेंशियल को कॉस्ट अकाउंट सिस्टम्स एक साथ इंटीग्रेट होते हैं, उसके पास एक ही डिपार्टमेंट है जो दोनों का टेक केयर करता है। सर इससे हमें क्या फर्क, इसकी एंट्रीज क्यों अलग होती है, वो हम समझने वाले अगले कुछ मिनटों में। जब भी हम नॉन इंटीग्रल से सीखेंगे फिर इंटीग्रल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैं आपको एक फॉर्मेट में बता दूंगा कि नॉन इंटीग्रल सीख ले तो इंटीग्रल में उसमें से क्या क्या चेंज करना है, आपको तुरंत समझ जाएगा। पहले अपन सीखते हैं नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल में हमेशा याद रखना सिर्फ नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स की अकाउंटिंग हम करेंगे। सिर्फ रियल पर्सनल के लिए हम सीएलसी या जीएलसी अकाउंट ओपन करते हैं। व्हाट इज सीएलसी जीएलसी? कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर कंट्रोल। सिर्फ मतलब अरे ये दो एक सेपरेट अकाउंट है जिसमें हम थोड़े टाइम के लिए खर्चे को डाल देते हैं। तो जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट है उसके लिए हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल या फिर जनरल लेजर कंट्रोल ओपन करते हैं, दोनों में से कोई भी एक ओपन करते हैं, दोनों एक ही अकाउंट के अलग अलग नाम है। तो अगर अपन ने रियल और पर्सनल को लिया ही नहीं तो जितने भी रियल पर्सनल अकाउंट होंगे आपके पूरे अकाउंटिंग में, जितने भी आपके रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उन सबको हम नॉन इंटीग्रल में नाम दे देते हैं सीएलसी या जीएलसी। सर क्लियर है? सीएलसी जीएलसी नॉन इंटीग्रल। सर और पीएनएल अकाउंट नहीं आता, नॉन इंटीग्रल में एक अलग से कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बनता है। ठीक है सर, एक कॉस्टिंग पीएनएल बन गया, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की जगह जीएलसी या सीएलसी आ गया, यहां तक ठीक है, बस इतना ही है। बाकी सब तो आपने लिटरली पूरे चैप्टर का आपके 11th और 12th के सिलेबस में समझा हुआ है, सिर्फ माइनर चेंजेस थे। फिर भी हम एक बार पूरे सारे एंट्रीज को एक बार गो थ्रू करेंगे फटाफट। अब आपके एंट्रीज दो पार्ट में आती है, एक आपके एक्सपेंस होने की एंट्री, एक आपके एब्जॉर्ब होने की एंट्री। क्या वापस सुनो, आपने डायरेक्ट लेबर किया, आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किया, आपने डायरेक्ट मटेरियल लाए, आपने ओवरहेड्स में खर्चा किया, आपने जहां पे भी खर्चा किया वो सारे खर्चों को बुक करने की एक एंट्री होगी, वो खर्चों को एब्जॉर्ब या ट्रांसफर करने की एक दूसरी एंट्री होती है। सर ठीक है, तो हमने पहले खर्चे बुक किए फिर खर्चों को ट्रांसफर किया। सर अभी भी ना क्लियरिटी नहीं आ रही है, ये क्लियरिटी के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कॉस्ट शीट। सर आप वापस वो चैप्टर पढ़ोगे? नहीं, यहां से मैं आपको लिंक करके बता दूंगा कि हाउ दैट चैप्टर इज लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा कहां जाएंगे? आपके WIP में जाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हम सारे डायरेक्ट खर्चे करते हैं, पर इनको अपन बुक कैसे करेंगे? अगर आपके डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, एक बात बताओ, डायरेक्ट मटेरियल परचेज के अपन नॉर्मली 11th 12th में एंट्री क्या करते थे?
जल्दी बताओ। सर हम करते थे परचेस टू कैश या क्रेडिटर्स। कैश में या क्रेडिट में, अगर क्रेडिट परचेस है तो परचेस टू क्रेडिटर्स या परचेस टू कैश। सर ये हमने कर लिया एंट्री। सर ये एंट्री यहां करनी है नहीं ना, परचेस कैश और क्रेडिटर ना, ये है आपके पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट जो अपने को यहाँ पे अकाउंट फॉर नहीं करने, तो इनकी जगह आ जाएगा सीएलसी या जीएलसी। एंड परचेस को अपने दूसरा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? स्टोर लेजर कंट्रोल। सर क्यों मैं उसको परचेस क्यों नहीं बोलूंगा? अरे भाई कॉस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से सोचो, कॉस्ट डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है? मेरे लेजर में, मेरे स्टोर में, मेरा यहां पे इमेजिन करो एक बड़ा स्टोर है, वहां पे 100 बोरी सीमेंट की आई, तो कॉस्ट डिपार्टमेंट वहां से देख के बता देता है हाँ भाई 100 बोरी डिपार्टमेंट की आई। तो लेजर बनता है, स्टोर लेजर, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो भी फैकल्टी आपने पढ़ा होगा, आपको थ्योरी में स्टोर लेजर क्या होता है पढ़ाया गया होगा। तो वही स्टोर लेजर को अपन कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए अपन परचेसेस की जगह स्टोर लेजर कंट्रोल यूज करते हैं। तो अगर मैंने डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेस किया, तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश के जगह स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएल, जनरल लेजर अकाउंट। अब ये अगेन, ये जितने भी नाम है ना, जीएलसी, सीएलसी, ये सारे ही आपके एक ही अकाउंट के नाम है, तो उसको देख के कंफ्यूज मत होना। कॉस्ट लेजर कंट्रोल भी आ सकता था यहाँ पे सीएलसी। अब परचेस रिटर्न, जब हम परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? सिंपली रिवर्स ऑफ परचेस। अब तक अपन ने क्या पढ़ा है? इधर आओ, अब तक अपन ने क्या पढ़ा है? दो टाइप की अकाउंटिंग होती है, कौन कौन सी? इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम कॉस्ट की एंट्री पढ़ रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। नॉन इंटीग्रेटेड के अभी कॉस्ट की एंट्री पढ़ रहे हैं। जो कॉस्ट की एंट्री अपन पढ़ रहे हैं वो कॉस्ट अपोर्शन, अब ये कॉस्ट को अपन को अपोर्शनमेंट भी करना होगा बाद में, पर अपन कॉस्ट बुक करने की एंट्री पढ़ रहे हैं। तो मटेरियल की एंट्री कैसे बुक होगी? अगर अपन ने मटेरियल खरीदा तो स्टोर लेजर कंट्रोल टू जीएल या फिर टू सीएलसी। सर झकास, परचेस की एंट्री समझ गई। अब यहां पे वेजेस, अगर आपने डायरेक्ट वेजेस इंकर किए, अगर डायरेक्ट वेजेस इंकर की, तो वेजेस की एंट्री क्या होगी? अगेन वेजेस की एंट्री सिमिलर टू परचेस। सर अपन लेबर डेबिट टू जीएल नहीं, यहां पे लेबर की जगह वेजेस कंट्रोल अकाउंट या लेबर कंट्रोल अकाउंट यूज होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, लेबर, जब भी आप वेजेस यूज कर रहे हो तो आपका वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा एंड वो जाएगा आपके जीएलसी में। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आपका जो भी स्टोर लेजर था वो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जाएगा, वो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू जनरल लेजर अकाउंट या फिर कॉस्ट कंट्रोल। सर वेजेस का क्या? वेजेस का वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलसी। सर मतलब जितने भी एक्सपेंस हुए वो सारे जीएलए में अपन ट्रांसफर करते जा रहे हैं। हाँ, एक जीएलए कंबाइंड अकाउंट है जिसमें हम सारे एक्सपेंस डाल रहे हैं, एंड डेबिट क्या हो रहा है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। अब सर यहां तक की बात बिल्कुल ठीक थी, अपना प्राइम कॉस्ट तक की एंट्रीज हो गई। अब मुझे एक बात बताओ सर, जो ये बाकी की एंट्रीज होती है ये कहां जाएंगी? ये अगर ध्यान से देखना, ये अगर आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये पूरे को अपन क्या नाम देते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड। आपका प्रोडक्शन ओवरहेड कहां तक आता है? यहां तक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले आपका आता है प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यहां तक के सारी एंट्रीज प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू जीएल है। ध्यान से, अभी तक 4 एंट्रीज पड़ी, सिर्फ 4 एंट्रीज पड़ी है, चारों का अपन अमाउंट डाल रहे हैं जीएलए में। कहां से? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट, आपका एक्सपेंस कंट्रोल, डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट, आपका प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद सर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू जीएल है। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट टू जीएल है। ये सारी एंट्रीज आपको समझ गई क्या? ये समझ गए ना, आपके चैप्टर का बेस रेडी है। कम ऑन, अपन क्या पढ़ रहे हैं? नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट बुक करने के एंट्रीज। कॉस्ट बुक कहां होता है? जनरल लेजर अकाउंट या कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में। सॉरी, जनरल लेजर नहीं, आपका कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। जितने भी आपके यहाँ पे जनरल लेजर अकाउंट बन रहे हैं या कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं, ये सारे अकाउंट आपने जितने भी कॉस्ट ले वो आपने वो अकाउंट में डाल दी। एंड आपके यहाँ पे कॉस्ट कौन कौन सी थी? स्टोर लेजर, आपके डायरेक्ट मटेरियल्स की, वेजेस कंट्रोल, आपके वेजेस की, एक्सपेंस कंट्रोल, उसके अलावा आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जितने भी ओवरहेड्स हैं सबके कंट्रोल आप वहां पे शिफ्ट कर। चलो बेसिक समझ गया चैप्टर का, ये एंट्रीज भी समझ गई। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट टू जीएलए एंड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू जीएलए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट टू जीएलए। सारे कंट्रोल अकाउंट्स को अपने डाला जीएलए में। सर अब एक बात बताओ,
इनके एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इनका एब्जॉर्प्शन अपन कैसे करेंगे। एब्जॉर्प्शन में होता क्या है, ध्यान से देखना, ये जितने भी आपके कॉस्ट, ये जितने भी आपके वो है ना, जितने भी आपके खर्चे हैं, ये यहां से कहीं तो भी जाएंगे, से कहीं तो भी जाएंगे। मतलब अपन जब कॉस्ट शीट पढ़ते थे तो अपन ने प्राइम कॉस्ट के नीचे वो खर्चे में से डब्ल्यूआईपी निकाल के उसको मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक लाया था, फिर आखिरी में कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन उसके बाद अपन ने लास्ट में प्रॉफिट तक लेके गए थे। वही फ्लो में आपके ये अकाउंट्स भी यूज होंगे। मतलब एब्जॉर्प्शन की एंट्री पकड़ेंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो एब्जॉर्ब कहां होंगे, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस सारे एब्जॉर्ब होंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर। आप डायरेक्ट खर्चा जो भी लगा रहे हो इट इज एज्यूम्ड कि वो आप वर्किंग कैपिटल के लिए लगा रहे हो। सर ये अभी समझा नहीं, एब्जॉर्ब मतलब क्या। अब इमेजिन करो आप हमेशा एक लेजर बना रहे हो, वो लेजर में आपने, ये सपोज आपका स्टोर लेजर है या फिर ये आपका, हाँ ये आपका स्टोर लेजर अकाउंट है। अब इसमें आपने कुछ खर्चे किए एंड यहाँ पे कुछ बैलेंस बचा। ये जो बैलेंस है ये कहीं लेके जाना पड़ेगा, ये अपन लेके जाएंगे वर्किंग कैपिटल, सॉरी डब्ल्यूआईपी के अंदर। तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, ये कहा जाएगा डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। अब डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में, जी हाँ डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में जो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल है, ये जितने भी डब्ल्यूआईपी कंट्रोल के अंदर अपन खर्चे डालेंगे वो इन फ्यूचर ट्रांसफर होंगे फिनिश गुड्स को। अगर प्रोसेस देखो, डायरेक्ट मटेरियल को अपन ने लाया डब्ल्यूआईपी में, डब्ल्यूआईपी को लेके जाएंगे अपन फिक्स गुड्स में। अब इसके फ्लो कैसे होगा, जितने भी इनडायरेक्ट चीजों को अपने को एब्जॉर्ब करना है, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर करना है। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल हमने परचेस किया तो इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से नेचर का है उसके ऊपर मैं उनको इन तीनों में से किसी में अपोर्शन करूंगा। तो सपोज इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट 2 आपका सोल है, मतलब आपको वहां पे उसको लेके जाना है। एंड आपके यहाँ के जो ये एंट्रीज है, ये एंट्रीज आपका जितना भी प्रोडक्शन ओवरहेड है, जितना भी प्रोडक्शन ओवरहेड है डब्ल्यूआईपी है, वो आपका जाएगा हमेशा, जितना भी आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है वो ट्रांसफर होगा डब्ल्यूआईपी पे। डब्ल्यूआईपी को आप ट्रांसफर करेंगे फिनिश गुड्स में। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो डायरेक्टली फिनिश गुड्स में आएगा, उसको आप ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा एंड आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर करोगे कॉस्टिंग पीएनएल में। सर समझा नहीं, बट ऐसे एक बेस समझ गया, बट अभी भी ना एग्जैक्ट नहीं समझ रहा। एग्जैक्ट आपको यहां पे समझेगा। जितने भी आपके अकाउंट होते हैं, पहले आपने मटेरियल के अंदर जो कंट्रोल अकाउंट बनाया या फिर जितने भी आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंस के कंट्रोल अकाउंट है वो जाएंगे डब्ल्यूआईपी में। डब्ल्यूआईपी में और कहां के अमाउंट्स आएंगे, वेजेस के, यानी जो भी डायरेक्ट वेजेस के, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड के। प्रोडक्शन ओवरहेड के यहां पे आ गए। अब आपने डब्ल्यूआईपी को डाला फिनिश गुड्स में, तो आपका ये डब्ल्यूआईपी ट्रांसफर हुआ फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। ये फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है, यहां पे ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी आ गए। मतलब जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का अकाउंट बनाया वहां के भी बैलेंस आपके फिनिश गुड्स में आ गए। अभी जो फिनिश गुड्स है ये आपके ट्रांसफर होंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंट्रोल अकाउंट में। हर एक अकाउंट के आगे जितने भी अकाउंट बोलो उसका कंट्रोल वर्ड अपन इसलिए जोड़ते हैं बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग इज डन फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट, वन ऑफ द मेन की फीचर इज। तो मतलब उसकी वजह से हम उसका नॉमेनक्लेचर ऐसा रखते हैं। अब ये होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के भी अमाउंट ट्रांसफर होंगे। सर अब ना थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा है, इतनी एंट्रीज, इतने कंट्रोल। यहां पे देखना 2 मिनट में पूरा समअप कर दूंगा आपके लिए, पूरा का पूरा टॉपिक समअप कर दूंगा। पहले ना कॉस्ट बुक करने की एंट्री जाती है, जितने भी डायरेक्ट है। अब आपका डायरेक्ट मटेरियल परचेज कैसे जाएगा, आपका जो डायरेक्ट मटेरियल परचेज हुआ उसको अपन बोलते हैं स्टोर लेजर अकाउंट, वो जाएगा जीएलसी में या सीएलसी में। अब आपका जो ये हो गया, अब आपका डायरेक्ट लेबर कंट्रोल अकाउंट कहां गया, सीएलसी जीएलसी में। अब ये जो जीएलसी यहां, मतलब यहां का जो अपने पहली एंट्री क्या हमारी, स्टोर लेजर कंट्रोल टू सीएलसी। अब आपके स्टोर लेजर कंट्रोल में कुछ बैलेंस है, वो बैलेंस को अपन डालेंगे डब्ल्यूआईपी में। तो इसका अब्सॉर्प्शन की एंट्री क्या होगी, डब्ल्यूआईपी टू एसएलसी। समझ गए क्या, आपने सिर्फ इसको एब्सॉर्ब किया है, अपन सिर्फ वो एब्सॉर्प्शन की एंट्री, मतलब इसको अपन नेक्स्ट स्टेप पे लेके गए। अब जो डब्ल्यूआईपी में और क्या क्या आता है ध्यान से देखो, यहां पे अपने डब्ल्यूआईपी में ये डाल दिया मटेरियल, मतलब सेम वेजेस कंट्रोल अकाउंट यहां पे एंट्री क्या आएगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू सीएलसी। एंड अब वेजेस कंट्रोल अकाउंट में, मतलब वेजेस कंट्रोल अकाउंट में आपको बैलेंस दिख रहा है, वो बैलेंस को अपन यहां पे ट्रांसफर करेंगे टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। तो ये दोनों बैलेंसेस को अपने यहां, अब जितना भी आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है वो प्रोडक्शन ओवरहेड के भी अपने सारे खर्चे डेबिट किए एंड उसको फिर ट्रांसफर किया टू वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपका वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट,
आप कॉस्ट शीट के वर्क इन प्रोग्रेस तक पहुंच चुके हो। अब ये पूरे के पूरे वर्क इन प्रोग्रेस को, इतनी एंट्रीज का मैं पूरे के पूरे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को ट्रांसफर करूंगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, एंड जितने में मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होंगे उनको भी मैं ट्रांसफर करूंगा फिनिश गुड्स में। सर ट्रांसफर करूंगा मतलब क्या? आपने पहली एंट्री क्या मारी, SLC टू CLC। अब आपने यहां पे इसको अगर आपको ट्रांसफर करना है तो अब WIP कंट्रोल टू SLC। अब WIP कंट्रोल टू आपने SLC मार दिया। अब WIP कंट्रोल में यहां पे 2 SLC है, यहां पे WIP कंट्रोल में बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस को वापस अब आपका नेक्स्ट इसमें अगर जा रहा है तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में 2 WIP। ये हो गया आपकी ट्रांसफर की एंट्री। आप जस्ट सोचते जाओ आप क्या कर रहे हो, सिंपली आप एक लेजर बना रहे हो, यहाँ पे खर्चे बुक कर रहे हो, वो खर्चे को यहां से एक दूसरे लेजर में डाल रहे हो। यहाँ पे WIP के खर्चे आपने इकट्ठा किए, उसको आपने डाला फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स के खर्चे इकट्ठा किए। अब यहाँ पे आपके फिनिश गुड्स के खर्चों में और क्या क्या आएगा, तो फिनिश गुड्स के खर्चों में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी आ गए। तो आपने यहाँ पे WIP से जो अमाउंट आया प्लस आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स डाले, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एंड उसके बाद ये सारे आपने फिनिश गुड्स को कहां ट्रांसफर किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करेंगे। ये सिर्फ एक ट्रांसफर एंट्री, अब डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में कर सकते हो, बट कई बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के भी कुछ खर्चे होते हैं, अभी उसमें नहीं आते, बट आपने इसको ट्रांसफर कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में खर्चा आ गया, ये खर्चे को आपने ट्रांसफर किया कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ खर्चा आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स के खर्चे को आपने ट्रांसफर किया कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल के खर्चे में, आपने ऐड किए आप यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपने पूरे को कॉस्टिंग P&L से हिट किया, मतलब आपने पूरे खर्चे को एक फ्लो में लाया, एंड लास्ट में तो पूरा खर्चा आपका कॉस्टिंग P&L में ही जाना है, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा फ्लो। सर अब फ्लो तो समझ गया, इसके एंट्रीज थोड़ी समझा पाओगे? एंट्रीज तो बता दी सर आपने, नहीं एक बार इनडेप्थ थोड़ा सा सर मैं आपको ना मटेरियल के एंट्रीज बता देता हूं, उसके बाद बाकी एंट्रीज आपको खुद ही कुछ समझने लगेगी। आपने जब मटेरियल परचेस किया, तो आपको स्टोर लेजर कंट्रोल टू GLA की एंट्री डली। आपने मटेरियल रिटर्न किया तो वो तो ठीक है, GLA टू स्टोर लेजर, सर इतना हमको पता है कि एंट्री रिवर्स होती है। यहां पे अगर कुछ नॉर्मल लॉस हुआ तो मटेरियल से रिलेटेड जो नॉर्मल लॉस होता है ना, ये भी बहुत कम फैकल्टीज बताते हैं। मटेरियल से रिलेटेड जो भी नॉर्मल कॉस्ट होता है ना, उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स में लेके जाओ, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्यों लेके जाओगे, बिकॉज एट द एंड वो जाना WIP में ही है। अपन नॉर्मल लॉस को बुक कर रहे हैं, अपन नॉर्मल लॉस का अमाउंट बुक करते हैं पर यूनिट्स बुक नहीं करते हैं। सर कहीं तो सुना है नॉर्मल लॉस का अमाउंट बुक होता है पर यूनिट्स, तो इसलिए अपन इसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स के थ्रू उसमें डाल रहे हैं, बिकॉज अगर अपन डायरेक्टली इसको यहाँ पे SLC के थ्रू ओवरहेड्स में डालते या सॉरी WIP में डालते तो उस केस में उसके यूनिट्स में ट्रांसफर होते। यूनिट ट्रांसफर ना, इसलिए अपन इसको लेके जाते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल से, पर जाता वहीं है। बट एबनॉर्मल लॉस का ना कॉस्ट भी नहीं आता, ना कॉस्ट आता है ना यूनिट आता है, तो इसको अपन डायरेक्टली हिट कराएंगे कॉस्टिंग P&L। जिसको समझा भाई समझा, जिनको नहीं समझा गहरी सांस लो। नॉर्मल लॉस को अपने को हिट कराना WIP में ही है, बट कहां से हिट कराना है, अपन प्रोडक्शन ओवरहेड के थ्रू जाएंगे। क्यों जाएंगे? बिकॉज अपने को यूनिट हिट नहीं कराना, अपने को सिर्फ कॉस्ट हिट कराना है। समझा तो समझा, वरना याद रख लेना नॉर्मल कॉस्ट जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड टू SLC में। ये रेगुलर लेक्चर नहीं है, वरना हमने उसका पूरा डेरिवेशन किया होता है, एक एक एंट्री कहां से आ रही है, उसका इंपैक्ट क्या होगा, रियल इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, वो हमने पूरा 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 कवर किया होता। सर झकास, यहां तक की एंट्रीज समझ गई। अब सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या फिर ओवरहेड्स जितने भी आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जितने भी खर्चे आते हैं वो आपके कहां जाएंगे सर, GLA में। अगेन जाएंगे तो GLA में, फिर वहां से अपन उसको डालेंगे, मतलब वहां से अपन उसको फिर एब्सॉर्ब करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कहां बुक होंगे, GLA में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां बुक होंगे, GLA में। तो जितने भी अकाउंट्स है आपका, आप देख लो आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, कोई भी कंट्रोल अकाउंट, लेबर वेजेस कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कोई भी कंट्रोल अकाउंट, ये हिट का होता है। इसके डेबिट साइड में क्या आ रहा है, GLA, एंड इसकी जो क्रेडिट साइड है उसको अपन बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन की एंट्री। ये वाली एंट्री को अपन एब्जॉर्ब करते हैं। आपको ये फ्लो समझ गया ना, एंट्रीज आप खुद बना लोगे। भाई किस बच्चे को परचेस की एंट्री, सेल्स की एंट्री नहीं आती है यार, सबको आती है। ये फ्लो नहीं समझता, बिकॉज हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, अपन इतना अकाउंट बना ही क्यों रहा है ये नहीं समझता। सबको डायरेक्ट एट द एंड सारे खर्चे कॉस्टिंग P&L में हिट होते हैं। फर्स्ट खर्चा
तो हर एक जैसे डायरेक्ट पीएनएल में क्यों नहीं हिट कर रहा हूं? क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज मुझे ना हर एक प्रोसेस का भी खर्चा निकालना है, मुझे हर एक प्रोसेस का खर्चा निकाल के उसको भी एनालाइज करना है। सिर्फ वो एनालाइजिंग पार्ट के लिए एक पूरा फ्लो फॉलो होता है। तो अगेन सर अभी ना आ गया है एक इसकी से फीलिंग्स आ गई है कि समझ रहा है कि क्या हो रहा है, बट ना अभी भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। उसके पहले अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है तो एंड इनडायरेक्ट लेबर दिया है तो जनरली अपन उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालते हैं। कॉमन सेंस है पर फिर भी मैंने एक बार बता दिया। सर समझ गया। एक एकदम ही फास्ट रिवीजन 1 मिनट, 1 मिनट में अगले 60 सेकंड में आप समझ जाओगे पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आपने पहले एक बार पढ़ा है ये वीडियो देखिए तो आप समझ जाओगे। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, अगर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है तो अपन जीएलए या सीएलसी जो भी आपका कॉस्ट लेजर, कंट्रोल एंड जनरल लेजर अकाउंट है, इनको इनमें खर्चा डालते हैं, इनमें खर्चा बुक करते हैं। ऊपर क्या आता है, जो भी कंट्रोल अकाउंट है आपका, ये कोई भी मतलब वेजेस कंट्रोल अकाउंट हो सकता है, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कोई भी कंट्रोल अकाउंट हो सकता है। एंड देन इसको ट्रांसफर क्या करते हैं, इसका जो क्रेडिट साइड है वो ट्रांसफर अपन करते हैं ये फॉर्मेट में। अगर वो इनमें से कोई है तो वो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो फिनिश गुड्स में जाएगा, फिनिश गुड्स है तो ट्रांसफर होंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। बस इतना करना है आपको पूरे चैप्टर में। चलो सर कंसेप्ट समझ गए। अब मुझे ये बताओ सर, आपने दो नॉन इंटीग्रेटेड बताया था, इंटीग्रेटेड बताया था, इनका डिफरेंस क्या है? सर नॉन इंटीग्रेटेड समझ में आने लगा है, इंटीग्रेटेड अरे झकास, नॉन इंटीग्रेटेड समझ गया ना, इंटीग्रेटेड अब भी समझ जाएगा। ये ना ट्रस्ट मी आपको मजा आ जाएगा ये देख के, मतलब इतना क्लियरिटी के साथ कोई भी आपको बताया तो मुझे बताना। जो भी आपका इंटीग्रल पार्ट है उसमें एक बात बताओ, अपन ने मटेरियल की एंट्री क्या की थी? अपन ने मटेरियल की एंट्री की थी सर स्टोर लेजर टू जनरल कंट्रोल, जनरल लेजर कंट्रोल। अब ये जो है इसकी जगह अपन रियल और नॉमिनल अकाउंट यूज करने लगे, बस इतना ही। हाँ, एब्सॉर्प्शन की सारी एंट्री सेम है, ट्रांसफर की सारी एंट्री सेम है, सिर्फ जो एक्सपेंस बुक करते हैं मतलब ये एंट्री सेम है, ये एंट्री सारी सेम है, ये एंट्रीज को जो ट्रांसफर करते हैं ये वाली एंट्रीज भी सेम है, ये दोनों एंट्रीज पूरे सेम है। सिर्फ यहां पे जो अपना सीएलसी या जीएलए आता था उसके जगह आप रियल और नॉमिनल अकाउंट आएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। रियल और नॉमिनल मतलब जैसे यहां पे आपने, यहां पे क्या आएगा आपका कैश क्रेडिटर्स, अगर ये आप डायरेक्ट मटेरियल परचेस कर रहे हो तो एक्सपेंस में कैश या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कैश या आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जितने भी इसका आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैश या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आउटस्टैंडिंग, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू कैश या फिर आउटस्टैंडिंग। पीएनएल यहां पे जितने भी कॉस्टिंग पीएनएल होते हैं वो कॉस्टिंग पीएनएल की जगह पीएनएल अकाउंट में हिट करना होता है। जहां जहां अपन वापस सारे एक्सपेंस अपन वापस कॉस्टिंग पीएनएल में आते हैं, यहां पे पीएनएल में जाएंगे, एबनॉर्मल लॉस यहां पे पीएनएल में जाएगा, तो कॉस्टिंग पीएनएल की जगह पीएनएल यूज होता है बस। एंड जो सेल्स की एंट्री, वो सेल्स की एंट्री भी अपन सेल्स से करते हैं कॉस्ट ऑफ, बस सर इतना ही डिफरेंस है। जी हाँ, पूरे के पूरे दो एंट्रीज में सिर्फ इतना डिफरेंस है। सर मजा आ गया? नहीं मजा आ गया। मैं चैप्टर में अपने को करना क्या है एक बार समरी बता रहा हूं। चैप्टर में अपने को पहले यहां पे कॉस्ट को बुक करना है, देन यहां पे वो कॉस्ट को एब्सॉर्ब कराना है, देन ये एब्सॉर्ब कॉस्ट को ट्रांसफर करना है, बस ये तीन ही चीजें करनी है। एंड ये तीन चीजों के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। सर कितने मिनट में समझा दिया आपने हमें ये? सर ये आपको मतलब सिर्फ 23 मिनट्स में आपको पूरे के पूरे चैप्टर का सार समझ गया होगा। झकास। सर अब ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, से मजा आ जाएगा। क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चंस तो करते हैं, इसके ना इलस्ट्रेशंस करेंगे अपन। क्वेश्चन आपके लिए हमेशा की तरह होमवर्क रहेंगे, इलस्ट्रेशंस करते हैं। ये इलस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए आईसीए ने सारी एंट्रीज दी है, तो एक बार ये भी अपन देख लेते हैं, आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई चीज परचेस हुई तो परचेस की क्या एंट्री होती है? सर आपने तो बोला था परचेस की एंट्री एसएलसी टू आपका सीएलसी हो जाएगी। सर यहां पे तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी ओपन कर लिया। अरे मेरे भाई, कुछ जगह पे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट अलग ओपन होता है, जो कि वो ड्रा मटेरियल एक जगह लाके रखते हैं, फिर वहां से वो प्रोडक्शन के लिए बेचते रहते हैं, तो अपने लेजर में मतलब स्टोर में अलोकेट करते हैं, तो उनके लिए एंट्री सही है। कुछ नहीं किया भाई अपन ने, ना बहुत कुछ नहीं किया। अपन ने सिर्फ एक मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाया, उसमें सीएलसी लाया, यहाँ पे बैलेंस, इसको अपन ने ट्रांसफर किया एसएलसी में, अगेन वो बैलेंस बना, पर इतना ही किया।
एंड यहाँ पर नोट भी दिए कि समटाइम्स ये डायरेक्ट एंट्री यूज होती है, नॉर्मली भी ये डायरेक्ट एंट्री आप यूज कर सकते हो। झकास। परचेसेस स्पेशल जॉब के लिए परचेस किया, ठीक है, तो आपका जो स्पेशल जॉब के लिए जब भी कोई परचेस होता है तो ये कहां जाएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा डब्ल्यूआईपी में हिट करोगे, जो भी डायरेक्ट खर्चा है वो आप डब्ल्यूआईपी में हिट करोगे। डब्ल्यूआईपी टू स्टोर कंट्रोल लेजर। आपका मटेरियल रिटर्न, ठीक है, वो एंट्री अपन ने रिवर्स कर दी। डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, एक दूसरे डिपार्टमेंट को मैंने इश्यू किया, तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल कहां डाला होगा, मैंने डब्ल्यूआईपी में हिट हुआ होगा, तो उसको रिवर्स कर दो एंट्री, डब्ल्यूआईपी टू एसएलसी, एसएलसी टू डब्ल्यूआईपी मैंने मारी हुई थी, मैंने उसको रिवर्स किया। मटेरियल इनडायरेक्ट वाला इश्यूड टू प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट मटेरियल सर, इनडायरेक्ट मटेरियल का अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स में मारा होगा ना, बस उसके एंट्री रिवर्स कर दो। प्रोडक्शन ओवरहेड, देखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में यहाँ पे अपन ने जीएलसी या सीएलसी आपने लाया होगा, इसको आपने यहां से यहां मतलब यहां पे लाया होगा, अब इसको यहां से हटाना है तो ये आपका ये बैलेंस से आएगा, तो जो आप हटा रहे हो उसके लिए आपको एंट्री रिवर्स करनी है, बस यही किया। मटेरियल रिटर्न टू शॉप, शॉप पे जो मटेरियल है आपने स्टोर लेजर कंट्रोल में था उसको अपने वापस मतलब अपने डब्ल्यूआईपी में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया था, डब्ल्यूआईपी में रिवर्स कर रहा हूं, एंट्री जैसा आप वापस ले रहे हो। जॉब ए टू जॉब बी की, ठीक है, ये एंट्री बहुत ही जनरली नहीं आती है, बहुत इरेलेवेंट एंट्री, बट ठीक है, बेसिक एंट्री। अब आपका वेजेस में सेम एंट्रीज आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस में सेम एंट्री आएगी। सर यहाँ पे ना कई जगह अकाउंट्स के नाम ही नहीं समझते, भाई कुछ नहीं है, वो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट है, वो जॉब का आपके एक टाइम में 15 जॉब चल रहे थे, मतलब 15 प्रोसेसेस चल रही थी, 15 हर एक का ये अलग अलग बन सकता है, तो बस उसका नाम देने के लिए नाम दे दिया। नाम से डरना नहीं है चैप्टर में अकाउंट्स के, तो समझ गया। कैरेज इनवर्ड, अपन ने अभी ही पिछले चैप्टर में देखा था, अपन ने कॉस्ट शीट में कैरेज इनवर्ड को कहां पे, अरे सर कैरेज इनवर्ड अपना कहां जाएगा, भाई डायरेक्ट खर्चे अपन प्रोडक्शन डालेंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड है। प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर, रिकवर का खर्चा एग्जैक्ट उल्टी एंट्री, डब्ल्यूआईपी टू प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर आपने इसको एब्सॉर्ब करने की एंट्री मारी होती तो आप एब्सॉर्ब करने की एंट्री कैसे मारते हैं, यहां से लेके जाते, प्रोडक्शन ओवरहेड आपका जाता कहां, डब्ल्यूआईपी में, तो यहां पे मैंने रिवर्स कर दी एंट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकवर्ड, अगेन जितने भी ट्रांसफर मारे, ये जो ट्रांसफर मार रहे हैं इसको ये रिटर्न की एंट्री है, तो आप ये जो फ्लो है यहां पे आ जाओ। अगर आपको यहाँ पे किसी का भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिकवर्ड डाला है, तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को फिनिश गुड्स में डाला था, तो आपने फिनिश गुड्स को डेबिट में हिट किया था, अब उल्टा करोगे, फिनिश गुड्स को क्रेडिट में हिट करके यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। ये तो ये जिसका भी आपको रिकवर हुआ उसकी रिवर्स एंट्री मारनी है। ये डायग्राम में मैं सच बता रहा हूं, ये डायग्राम आपको ये पूरा चैप्टर बचा लेगी। ये डायग्राम को एक बार समझ लो, रटना नहीं है, रट पाओगे भी नहीं, एक बार समझ लेना, इट्स पीनट्स। देन आपका बाकी कॉस्टिंग पीएनएल में कॉस्ट लेजर हिट होता है एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे, ओपनिंग बैलेंसेस दिए। चलो अब ना लेजर बनाते वक्त एक और चीज अपने को ध्यान रखनी होती है, ये भी मैं आपको एक बार ब्रीफ कर ही देता हूँ। है क्या मेरे पास, हाँ है। जब भी अपन लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो लेजर अकाउंट का कुछ का बैलेंस अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कुछ का बैलेंस अपन ट्रांसफर करते हैं। कैरी फॉरवर्ड किसका करते हैं, एसएलए का होगा जो कि ओपनिंग क्लोजिंग रहता है, डब्ल्यूआईपी का फेस गुड्स का, और जनरल लेजर का तो हमेशा होगा। भाई जनरल लेजर अकाउंट इज पूरा डंपिंग यार्ड, वहां पर हम सारे खर्चे डंप कर रहे हैं। इन तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है, बाकी जितने भी है, आपका ओवरहेड्स का ले लो, आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स का ले लो, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का, जितने का भी कंट्रोल अकाउंट है, इसका बैलेंस हमेशा ट्रांसफर ही कर देते हैं, इनका अपन क्लोजिंग जनरली। बट अगर क्वेश्चन में ओपनिंग दिया तो उसका अपन क्लोजिंग रख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है बट रख सकते हैं। सर ये क्यों बता, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा भाई। इलस्ट्रेशन 1 में कुछ चीजों का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है एंड यहाँ पे आपको डायरेक्टली फिक्स ओवरहेड एट कॉस्ट, सॉरी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट कॉस्ट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक गेम है, जब भी वो फिनिश प्रोडक्ट्स एट कॉस्ट देता है तो ये हिट होगा डब्ल्यूआईपी में। क्यों, देखो क्यू का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हम रेगुलर लेक्चर्स में करते हैं, बट अभी के लिए याद रख लो कि बिकॉज ऑफ कॉस्ट पे इसको अपन अभी के लिए ट्रीट करेंगे एज गुड एज डायरेक्ट एक्सपेंस टू डायरेक्ट मटेरियल।
देखो ये जाएगा डब्ल्यूआईपी में। इसका हमेशा इसके ट्रीटमेंट डायरेक्ट एक्सपेंस टू डायरेक्ट मटेरियल के फॉर्मेट में रहती है सर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंकर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल टू सीएलसी। इसके बाद आपका रॉ मटेरियल्स परचेस, स्टोर लेजर अकाउंट हिट हुआ होगा सीएलसी। सर इजी तो है। फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस में कुछ डिफरेंशिएशन दिया है, फैक्ट्री वेजेस अलग दिया, इनडायरेक्ट लेबर अलग दिया। अब यहां पे देखो अपन ने वेज कंट्रोल अकाउंट एक बना लिया, क्यों? ये एक्स्ट्रा अकाउंट है, इसकी जरूरत नहीं। मतलब अब डायरेक्टली ये जो भी आपका ये वर्क इन प्रोग्रेस में डायरेक्ट डालने डायरेक्ट भी डाल सकते हो, बट अपन ने एक एंट्री एक्स्ट्रा की फॉर शोइंग के एग्जैक्टली क्या हुआ। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, वेजेस कंट्रोल में आपका यहाँ पे कॉस्ट लेजर से हिट किया, कॉस्ट लेजर कंट्रोल से पूरे अमाउंट का, इसमें से कुछ पार्ट जो डायरेक्ट था वो डायरेक्ट वाला जाएगा डब्ल्यूआईपी में, एंड जो इनडायरेक्ट था वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। डायरेक्ट खर्चा डब्ल्यूआईपी में, इनडायरेक्ट कोई ना कोई ओवरहेड्स में, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। पूरा का पूरा खर्चा मैंने यहाँ पे ला लिया। अब ये खर्चे को मैं दो जगह लेके जाऊंगा। पूरा खर्चा कहां से लाया, यहाँ पे मेरे को दिया हुआ था फैक्ट्री वेजेस प्लस मेरे को दिया हुआ था इनडायरेक्ट लेबर। इन दोनों, ये पूरा लेबर, ये इन दोनों को मैंने पूरे खर्चे को वेज कंट्रोल में लाया। उसमें से कुछ खर्चा मैंने अपोर्शमेंट किया, कुछ किया वेजेस डब्ल्यूआईपी में, कुछ किया अपने ओवरहेड्स में। सही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का एंट्री हमेशा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां जाता है डायग्राम में, जब भी कोई कंफ्यूजन हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां जाता है आपका? कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से आता है आपका? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब कॉस्ट ऑफ सेल्स में हिट करता है। तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक बार बन गया तो आपने उसको कहा, अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो फिनिश गुड्स में डालना। फिनिश स्टॉक लेजर, अगेन ये यही लेजर है जो अपन ने टॉप पे देखा था। फिनिश स्टॉक लेजर आपका बहुत कॉमनली आस्क्ड है, बट अगेन इसको अपन हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि इसका एंट्री डायरेक्ट एक्सपेंस टू डायरेक्ट मटेरियल जैसे होगी। मतलब अपन ने डायरेक्ट इसको डब्ल्यूआईपी में डाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स को अपन इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। क्यों करेंगे भाई? ये आपका फिनिश गुड्स बन चुके ये गुड्स कॉस्ट पे, तो आखिरी में अब कॉस्ट एग्जामिन करो, लास्ट में वो सारे कॉस्ट कहां जाते हैं? फिनिश गुड्स में। तो अपन ने बस यहां पे वो फिनिश गुड्स में कॉस्ट को अपोर्शन कर दिया। डब्ल्यूआईपी 6 एंट्री क्या है? मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, आपने मटेरियल इशूड की एंट्री मार दी। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, सेल्स रिटर्न की एंट्री, मटेरियल इन रिटर्न एंड या। तो अगेन यहाँ पे फट से एंट्री देख लेना, डब्ल्यूआईपी टू डब्ल्यूआईपी से हटा, मतलब सेल्स लेजर में डालना था। फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। सर इजी है, कॉस्ट लेजर्स बना दिए। यहाँ पे ना समझाना काफी इजी हो जाता है, तो यहाँ पे आप हमेशा देखना। सर यहाँ पे अपने सारी एंट्री, भाई क्वेश्चन में सारी एंट्रीज पूछी नहीं, जितनी चीजें दी है उतनों की तो एंट्री मारोगे। बचपन में भी आप जब जनरल एंट्री सॉल्व करते थे तो आप सारी एंट्रीज थोड़ी मारते थे, जितनी क्वेश्चन में आंसर उतनी ही मारोगे ना। ये आपके सारे आप देखोगे यहाँ का बैलेंस, सारे बैलेंसेस ना, जितने यहाँ के जो भी बैलेंसेस बनते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, मतलब क्लोजिंग बैलेंस अपन निकाल लिया है, जो रिमेनिंग है वो आपको हमेशा ट्रांसफर मिलेगा। आपको यहाँ पे अगर देखना होगा, वेज कंट्रोल अकाउंट में ये वर्क इन प्रोग्रेस में गया, तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में वेज कंट्रोल आया होगा। वर्क इन प्रोग्रेस में और क्या क्या आता है? स्टोर लेजर से आया होगा, मैन्युफैक्चरिंग से आया होगा, बैलेंस आया होगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस तक लाया। तो ये जितना भी आपका प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही है। अपन यहाँ पे सारे खर्चों को इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे उनको अपोर्चमेंट करते हैं, कुछ क्लोजिंग आता है यहाँ, बस ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 में चल रहा है, इसका क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी बनाना था, बट वो इजीली बन जाएगा, आपको सिर्फ जनरल लेजर से मतलब बैलेंसेस लाने हैं। इलस्ट्रेशन 2 में अपन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है सर? यहाँ पे ना सिर्फ उनके नाम अलग करके दिए जितने भी अपने को जनरल एंट्रीज थी, एंड अपने को ये डालना। और हाँ, क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, जब भी कॉस्ट लेजर अकाउंट बोला तो अपन नॉन इंटीग्रेटेड करेंगे। अगर ये ना बोला तो आपके पास ऑप्शन होता है ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट एंट्रीज ना मारते हुए लेजर मार दिया। कॉस्ट लेजर में, सीएलसी में तो सारी चीजें हिट होगी, जितनी चीजें सीएलसी में आ रही होगी सारी की सारी सीएलसी में अपन हिट करते हैं। वेजेस कंट्रोल में क्या क्या जाएगा? सीएलसी में अपन ने वेजेस कंट्रोल को डाल दिया, इतने की वेज गई होगी, ये वेज कहां कहां जाएगी? कुछ जाएगी डब्ल्यूआईपी में, जो डायरेक्ट वेजेस होगी वो जाएगी डब्ल्यूआईपी में, जो इनडायरेक्ट वेजेस होगी वो अपनी जाएगी प्रोडक्शन ओवरहेड में। अब प्रोडक्शन ओवरहेड में अपन ने बैलेंस दिया था,
वो बैलेंस में अपन ने जो जो खर्चे प्रोडक्शन ओवरहेड में आने चाहिए वो सारे यहाँ ला लिए, एंड ये कॉस्ट लेजर का अपन ने सिर्फ बाइफरकेशन दे दिया। इन सबको अपन कहाँ लेके जाते हैं, WIP में। ये WIP में वापस किया होगा हिट, ओके WIP अकाउंट, या ये WIP अकाउंट में आपका प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए, वेजेस आ गए, मटेरियल कंट्रोल से खर्चा आ गया। मटेरियल का जो डायरेक्ट था तो डायरेक्टली अपन ने यहाँ पे हिट करा दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, इसमें जितने भी आपके एडमिन ओवरहेड्स थे वो यहाँ पे CLC के फॉर्म में हिट हो गए। उसके अलावा मटेरियल कंट्रोल का कुछ खर्चा आपने लाया होगा, एंड देन आपने बैलेंस लाइक जो आपका बैलेंस है वो, उसके बाद फिनिश गुड्स का कुछ, यहाँ का ये अमाउंट कहाँ खर्चा ट्रांसफर होता है फिनिश गुड्स में, एंड इसका कुछ पार्ट कहाँ ट्रांसफर होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कैसे, अब उसमें क्वेश्चन में दिया है। WIP का देख लिया अपन ने, फिनिश गुड्स में देख लिया अपन ने क्या क्या हिट हुआ, बस। देन आपका कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में सेल्स में सारे एक्सपेंस हिट हुए। आपने स्टोर लेजर जो स्टार्टिंग में बनाया था, ये आपका स्टोर लेजर था। स्टोर लेजर में जितने भी आपके डायरेक्ट के सारे खर्चे थे वो यहाँ पे हिट हुए। देन आपने बनाया कॉस्टिंग पीएनएल में बना के आपने इसको डाल दिया ट्रायल बैलेंस। आई होप आपने क्वेश्चन का फ्लो समझ गया। क्वेश्चन का फ्लो समझ गया ना, एंट्रीज कितनी भी आने दो, आप एंट्रीज बना लोगे। एंट्रीज अपन ने समझा दी कि डायरेक्ट में मतलब आपने इंटीग्रेटेड में नॉन इंटीग्रेटेड में एंट्रीज का डिफरेंस समझ लिया, दोनों के एंट्रीज देख लिया, उसका वर्क फ्लो देख लिया ऑफ लेजर्स का। अब आप कोई भी क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना, बना लोगे क्वेश्चन, आपको रीजनिंग समझ गई है। अब ना इन दोनों का लास्ट टॉपिक चलो लास्ट टॉपिक फटाफट कवर करेंगे, 5 से 10 मिनट में कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक अपना क्या है, अपना लास्ट टॉपिक है रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे अपन। इन दोनों चीजों का रिकंसाइल कैसे करेंगे, किन दो चीजों को सर, जो जहां पे अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग से मेंटेन होता है, कॉस्ट अकाउंट अलग से मेंटेन होता है। यहाँ पे अपन ने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, इसके हिसाब से प्रॉफिट आया, इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला 1 करोड़ का प्रॉफिट, आपका कॉस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा नहीं 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट है। भाई वो 10 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है, इज योर रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन किया है ना, बस ये यहाँ का रिकंसिलिएशन है। इसका क्वेश्चन 2 इज एपिक, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 इसका जो है दैट इज गुड, तो हम इलस्ट्रेशन इसका ये वाला सॉल्व करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन इसका काफी अच्छा था, वो एक बार इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने क्या दिया है, कॉस्ट लेजर्स दिए हैं अपने को, उन्होंने क्या बोला है पीएनएल एंड कॉस्ट लेजर का रिकंसाइल करो। इसके अलावा उन्होंने अपने को कुछ नहीं दिया, तो अपन ने क्या किया, पहले स्टोर लेजर कंट्रोल जो भी अपन ये सारे अकाउंट बनाते थे एंड अपन ने सारे अकाउंट बना लिए। फिर अपन ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट और कॉस्टिंग के रिकॉर्ड में क्या क्या डिफरेंस होता है ये यहाँ पे देखना, ये इंपॉर्टेंट है। आपका डायरेक्ट आपने प्राइम कॉस्ट तक निकाल लिया, आपने प्रोडक्शन ऑर्डर डाल के सेल्स की फिगर निकाल ली। अब मैंने पीएनएल अकाउंट बना लिया, यहाँ पे मेरा नेट लॉस आ रहा था 3000 का, एंड मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा था, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ रहा था नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट आ रहा था यहाँ पे जो अपने प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड किया ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से, मतलब आपने जो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को आप लेके गए आगे, यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है, तो ये बैलेंस की वजह से आपका प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। बैलेंस की वजह से आपका जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है, आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 20,000 का। अब 20,000 और माइनस 3,000 का जो डिफरेंस है ये कहां से गया, तो आपका जो यहाँ पे ओवरहेड्स बच रहा था, आपने ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में, आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपका ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में ओवरहेड्स आ रहा था 23,000 जो आपका बचा हुआ था, तो आपने रिकंसाइल किया। सर नहीं समझा, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इससे अच्छे से समझेगा। देखो मैराथन लेक्चर से अपन हर एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, वरना ये लेक्चर 3-4 घंटे को जाएगा। आप लास्ट पे चैप्टर को इतना टाइम नहीं दे सकते, बट मैं आपको एक क्विक बेसिस में समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ जो आपका कॉस्ट रिकॉर्ड से प्रॉफिट आता है एंड जो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड से प्रॉफिट आता है, इनमें क्या क्या डिस्क्रिमेंसीज है वो अपने को देखना है। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है,
क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 50 lakhs है, एंड क्वेश्चन साथ ही साथ आपको बोलता है कि एज पर कॉस्ट अकाउंट्स वो 56 lakhs। मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है कि 50 लाख का खर्चा हुआ, कॉस्ट बोल रहा है 56 का खर्चा हुआ। भाई 6 लाख का कॉस्ट डिपार्टमेंट ज्यादा बोल रहा है, तो अब 6 लाख का कॉस्ट डिपार्टमेंट ज्यादा बोल रहे हैं तो उनका प्रॉफिट 6 लाख से कम हुआ होगा। कॉस्ट डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 6 लाख से कम हुआ होगा, यहां से बढ़ा दो जैसे मेरे को उसके लेवल पे लाना है। वैसे ही सारे एंट्रीज है। बैड डेट्स ना, बैड डेट्स ऐसी एंट्री जो कॉस्ट में आती ही नहीं, तो बैड डेट्स हमेशा आपको रिकंसिलिएशन में देखेंगे। प्रीलिमिनेशन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ये सारे आपको कॉस्टिंग में हिट हो गए ही नहीं, तो ये आपको यहां से हटाने ही पड़ेंगे प्रॉफिट से, तभी आप अपने अपने फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट में पहुंच पाओगे। सर समझ गया, एक बेसिक ओवरव्यू पूरे चैप्टर का विद एडवांस एडजस्टमेंट्स एंड विद क्वेश्चंस हमने पूरा कवर कर लिया है। सर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फटाफट करते हैं एमसीक्यू सॉल्व इसके। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम सम लेजर्स आर मेंटेन फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, नहीं सेपरेट, सेम नहीं। नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट में भी इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटेड। नोशनल कॉस्ट ना हमेशा याद रखना, नोशनल कॉस्ट यानी क्या होता है, जो कॉस्टिंग में अपन सिर्फ कॉस्टिंग में कंसीडर कर सकते हैं। नोशनल कॉस्ट यानी जो कॉस्ट हुई नहीं है, रियल में नहीं हुई है, बट वैसे वो कॉस्ट थी। एंड ऐसे आपने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही है नोशनल कॉस्ट का आंसर। तो नोशनल कॉस्ट तभी आएगी जब मैं दोनों के अकाउंट्स अलग से बना रहा होगा, तो नॉन इंटीग्रल में। अंडर नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग द अकाउंट मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम इज। डबल एंट्री सिस्टम के लिए अपन कौन सा करते हैं, जीएलए अकाउंट। इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन सेपरेट बुक्स, नहीं इन सेम बुक्स। एक बार नहीं आंसर पीछे से टैली करते चलना, ऐसे कैंसर्स कई बार, मतलब अगर ऐसे कैंसर्स में कुछ एरर है तो हमें वो लुक आफ्टर करना पड़ेगा। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इज डेबिटेड, क्या थी अपनी एंट्री, स्टोर लेजर अकाउंट। Under non-integrated accounts, if material worth rupees 1500 are purchased from a special job, then which account will be debited? Under non-integrated, materials are 1500 के मटेरियल परचेस की सिर्फ स्पेशल जॉब के लिए, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, जब भी अपन ने कुछ स्पेशल जॉब के लिए, अगर हमने कोई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो मटेरियल्स परचेस किए, जब भी अपन कोई मटेरियल स्पेसिफिक टास्क के लिए परचेस करते हैं तो अपन उसको या तो डायरेक्टली, जो कि वो डायरेक्टली अपन डब्ल्यूआईपी में हिट कर देंगे, या फिर वो स्पेशल जॉब के अकाउंट में जाके हिट करेंगे। तो ए, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इफ मटेरियल्स ऑफ आर रिटर्न कर दिया, रिटर्न, तो डेबिट, विच इज टू बी डेबिटेड, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। भाई सिंपल है। आपकी एंट्री क्या थी, आपकी एंट्री परचेस की क्या थी, स्टोर लेजर टू सीएलसी, यहाँ पे सीएलसी टू स्टोर लेजर, तो सीएलसी टू स्टोर लेजर में सीएलसी गया। Which of the following items are to be included in cost accounts? Notional cost. When costing loss is 5,600, administrative overheads under absorbing 600, loss for financial should be. देखो कॉस्टिंग का लॉस 5,600 है, अंडर ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब है, मतलब इतने ओवरहेड्स आपने अंडर एब्जॉर्ब किए, मतलब इतने ओवरहेड्स आपने एब्जॉर्ब किए ही नहीं, मतलब इतना खर्चा आपका और बढ़ाएगा, इतना खर्चा बढ़ेगा तो आपका लॉस बढ़ेगा। तो आपका 5,600 प्लस 600 which is 6,200. Which of the following items should be added to costing profit to arrive at financial profit? Income tax paid, interest paid or absorption, all of the above. तो यहां पे अपन ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा रे, सिर्फ वो और एब्जॉर्प्शन आएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट पेड ऑन डिविजन ये सब ऐड नहीं होंगे। अगेन आप जब रिकंसाइल कर रहे हो शुड बी एडेड बोला है टू कॉस्टिंग प्रॉफिट, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट में खर्चे ऐड नहीं होंगे, ये तो अपन को मतलब इतने खर्चे एक्स्ट्रा हुए इधर, तो वो अपन को हटाने, सिर्फ जो ओवर एब्जॉर्प्शन का खर्चा है उतना खर्चा कम हुआ है तो वो अपन ऐड करते हैं, तो ये होगा ऐड, ये सब्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। ए, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ गया होगा, इन डेप्थ समझ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए इस वीडियो के ऊपर। मेक श्योर आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। प्लीज चैलेंज स्टडीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डिफिकल्टी नहीं चाहिए, रीच आउट टू अस, प्लीज लेट योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स एंड लेक्चर को लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी दिन किसी और लेक्चर में।